नमस्कार मित्रों, मैं वेद प्रकाश यादव आपका अपने चैनल SRG एकेडमी में स्वागत करता हूं। और हम लोग मैथ के लिए एक बढ़िया प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसमें हर टाइप के अभी 10 चैप्टर हैं लगभग। ये अभी 10 चैप्टर हैं। इसके जो बाद वाले चैप्टर हैं वो अगली सीरीज में मतलब बहुत जल्दी उनके भी अभी 2-2 सवाल रख रहे हैं, फिर एक एक सवाल रखेंगे, फिर इनका एक एक उनके 2-2। अभी लास्ट के हैं 10-12 चैप्टर और उनके भी मतलब जल्दी ही मतलब पूरी मैथ के सवाल जल्दी ही शुरू करेंगे। तो एक चीज़ आपको बताएं कि जो हम ये सीरीज करा रहे हैं भैया, अगर चूँकि एक टाइप के सवाल हम 10 से 12 तो सवाल मतलब करवा चुके अभी तक एक टाइप के। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बस सोच लीजिए कि हम केवल जनगणना के लिए ही पैदा हुए हैं, नौकरी पोकरी के लिए नहीं पैदा हुए हैं। चलिए फिलहाल मेहनत करिए, ज़्यादा समझ में आए। और एक चीज़ आपको बताएं, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप समझ नहीं रहे तो फिर कंपटीशन थोड़ा तगड़ा ही है। चलिए सवाल शुरू करते हैं, नहीं तो फिर अच्छी अच्छी बातें करेंगे। सवाल है कि 6 अंक वाली संख्या 5x 3/4z, ये थोड़ा मिसप्रिंट था, ये z है, ये बाई है, ये z है। ठीक, 7, 11, 13 से विभक्त है। मतलब कल भी एक सवाल ऐसे था कि कोई संख्या 7, 11 और 13 से कब विभक्त होती। जब कोई संख्या 7, 11 और 13 से विभक्त होती है तो उस संख्या के 3 अंक रिपीट होते हैं, जैसे PQR ऐसे करके 3 अंक उसके रिपीट होते PQR। ठीक, अब आप समझ लीजिए PQR रिपीट होने का मतलब है कि ये 5x 3 है तो यहाँ पे फिर 5 होगा और यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 4 होगा। मतलब x की वैल्यू आपकी 4 है, y की वैल्यू कितनी है 5 है, z की वैल्यू कितनी है 3। 5, 4, 9 उससे 3 घटा दीजिए, 6 आंसर होगा। बढ़िया सवाल। ऐसे ही सवाल मतलब डेली एक आधे सवाल करवा रहे हैं, आप पढ़ते रहिए केवल और समझते रहिए। अगला सवाल है 6 अंक वाली संख्या 15x 1/2 44 से विभक्त है। देखिए 44 से अगर कोई संख्या विभक्त है, कोई संख्या अगर 44 से विभक्त है, कोई संख्या 44 से विभक्त है तो वो संख्या किससे किससे और विभक्त होगी। एक तो 11 से विभक्त होगी, 4 से भी विभक्त होगी, 2 से भी विभक्त होगी। 2 का छोड़ो, 2 का तो ही होती है सब, मतलब 2 के लास्ट में जो सम अंक दिखे वो तो 2 से होती है, वो उसमें लास्ट अंक 2 है, वो 2 से तो विभक्त है। अब 11 से विभक्त है और 4 से विभक्त है, 11 से विभक्त है और 4 से विभक्त है। 4 से विभक्त होने का मतलब है लास्ट के 2 अंक 4 से विभक्त होने चाहिए। अब जैसे यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पर अगर 0 रखेंगे, 0, 2, 4 से विभक्त नहीं होगा तो बाई की जगह पर अगर 1 रख लीजिए तो 12 हो जाएगा, 4 से विभक्त होगा। अच्छा, अब 11 से विभक्त होने का मतलब है एक एक अंक छोड़ के, जैसे 1x, अब ये छोड़ के बाई की जगह पे 1 रख लिया बस, तो 1 + x और +1, 1 + x + 1, इधर कितना 5 + 1 और +2, तो 5, 1, 6 और 2 8, इधर कितना 2 + x, इधर कितना 8 है। मतलब अगर इनका अंतर 0 करना तो x की जगह पर आपको 6 रखने होंगे। x की जगह पर कितने रखने होंगे 6। तो अगर x 6 और y 1 है तो x + y की वैल्यू चाहिए 7। अगला अगला 2 संख्याओं का मासा 29 है। देखिए 2 संख्याओं का मासा 29 है। लासा के अन्य 2 फैक्टर, अन्य 2 विभाजक, लासा के अन्य 2 विभाजक 23 और 25 हैं। लासा के अन्य 2 विभाजक 23 और 25 हैं। तो उनमें से बड़ी संख्या बताइए। उनमें से बड़ी संख्या मतलब मासा कितना है, मासा 29 है। लासा के अन्य 2 विभाजक, विभाजक का मतलब जो लासा को विभक्त करते हैं, तो अन्य 2 विभाजक कौन कौन से हैं 23 और 25 है। ठीक, ये दोनों लासा के विभाजक हैं। आपको बड़ी संख्या चाहिए तो बड़ी से मासा को गुणा कर दीजिए, बड़े विभाजक को। अगर छोटी चाहिए होती तो छोटे से गुणा कर देते, आपको गुणा। ये दोनों उसके विभाजक हैं लासा के, ये लासा नहीं है, लासा के विभाजक हैं। ठीक, तो ये 29 और 25 का आप गुणा कर दीजिए। 29, 25 का गुणा करेंगे, 25 नेमा 225, 25 नेमा 225, 25 दूना 50
और 22 72 725 आंसर हो जाएगा। बहुत सरल सरल सवाल है, आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए भैया। आप डेली अगर प्रैक्टिस कर रहे तो विश्वास मानिए एक दिन आपको मैथ ऐसे ही आती होगी मुँह जबानी। चलिए, दो संख्याओं का मासा 31 है, लासा के अन्य दो भाजक 14 15 है। कोई बात नहीं, 14 15 है, मासा 31 है। फिर बड़ी संख्या पूछी तो 15 एकन 15, 15 3 45, 1 46, 465, यही होगी। अगला, ए बी सी तीन संख्याओं का औसत सी से 2 अधिक है। देखिए, ए बी सी इनका औसत 3 है बटे 3 और सी से 2 अधिक है, मतलब औसत सी से 2 अधिक है। आप सी में 2 जोड़ लीजिए और बराबर कर लीजिए, बराबर। फिर कह रहे ए और बी का औसत 48 है, मतलब ए और बी की जगह पर आप औसत 48 है। इन दो का औसत 48 है, इन दोनों का योग 96 होगा। तो कितना हो जाएगा, 96 प्लस सी बटे 3 बराबर सी प्लस 2। ठीक, अब यहाँ से सी की वैल्यू निकालेंगे तो 3c प्लस 6, 3 दूनी 6, इधर 96 प्लस सी। अब सी उधर जाएगा बराबर, तो 2c बराबर 90, सी बराबर आपका आएगा 45। सी बराबर कितना, 45। सी बराबर 45 आ गया। डी सी से 10 कम है, डी सी से 10 कम है, डी सी से 10 कम है और सी 45 है तो डी 35 है। और डी और सी का औसत बताओ, तो 45 और 35 90 80, 4 नहीं 5 5 10, 4 3 7 1 8 80 और बटे 2, दोनों के एवरेज चाहिए 40 आंसर। अगला, 9 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। 9 क्रमागत, देखिए विषम संख्याओं से रिलेटेड एक बढ़िया सी ट्रिक बताएं आपको कि जैसे विषम संख्याएं हैं, विषम 1 3 5 7 है, कितनी लिखी, 7 और 9, 3 2 5 लिखी। अगर ये क्रमागत लिखी, लगातार लिखी और कितनी है, 5 है, 5 होती 7 होती 9 होती 11 होती, मतलब एक बीच में, 5 में 2 इधर से और 2 इधर से, एक बीच में। अगर इनका औसत पूछा जाए तो यही औसत होता है। आपसे कहा जाए कि अगली 2 शामिल कर लें, मतलब 11 और 13 शामिल कर लें। अब कितनी हो गई, 5 थी 7 हो गई। अब 7 का मतलब 3 इधर 3 इधर, औसत कितना 7। तो अगर अगली 2 शामिल की जाती तो औसत पहले 5 था, अब 1 बढ़ के कितना हो गया 6, तो औसत में कितनी वृद्धि हुई, 6 की वृद्धि हुई। अब सवाल कैसा सवाल है भैया कि 9 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, कोई क्रमागत संख्याएं 9 है, जैसे 9 हमने रख ली, यहाँ से शुरू कर लेते हैं 5 से, 5 7 9 11 13 15 17 3 और 3 6 7 17 19 और 21, ये सब संख्याएं हैं 9 क्रमागत संख्याएं। इनका औसत मतलब 5वीं संख्या होगी। 9 है, 4 छोड़ के इधर से 4 उधर से, 4 जब इधर से छूट जाएंगी तो 13 होगा, 13 4 उधर से। अब एक कह दे पहले की और एक बाद की, बाद की संख्या कौन सी होगी, 23। बाद की कौन सी होगी, 23। पहले की कौन सी होगी, 3। अब भी इनका औसत कितना होगा भाई, 13 फिर भी तो बीच ही में है, 13 कौन सा है, बीच ही में तो है, ठीक, तो फिर भी औसत 13 ही है। ऐसे ही 9 संख्याओं का औसत 27 है। जब 9 संख्याओं का औसत 27 है, मतलब एवरेज बीच में होगा, 27 बीच में है, 9 4 आगे होंगी, 27 29 31 33 29 31 33 35, ठीक। अब 4 इधर होंगी, कौन कौन सी, 25 23 21 और 19, 4 ये 4 ये, 5वीं बीच में है, मतलब 9 हो गई। फिर अगली और पिछली और अगली विषम संख्याओं को भी शामिल कर लें। अगली पिछली शामिल करें 17, अगली शामिल करें तो 37, एवरेज तो उतना ही रहेगा, कितना जितना पहले था, 35 में एक अगली जोड़ ली 37, विषम संख्या, तो एवरेज अभी भी तो 7 ही है, तो फिर आप 7 ही लगा दीजिए। बहुत सरल सी बात है, इतनी बड़ी बात नहीं। आगे अगला सवाल है, 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है। प्रथम संख्या में से 1 घटा दें, दूसरी में 2 जोड़ दें तो अनुपात 3:4 हो जाता। अनुपात की बात है, संख्याएं कितनी है, 4x 5x, ठीक। अब 4x 5x हैं, 4x और 5x हैं, संख्याएं कितनी है, 4x और 5x। कह रहे प्रथम संख्या में 1 घटा दें, प्रथम संख्या में से 1 घटा दें और दूसरी संख्या में 2
जोड़ दें तो औसत 3:4 हो जाता है। आप 3:4 रख लीजिए। ठीक, ये हो जाएगा 4 चौको 16x, 4 चौको 16x माइनस के 4 बराबर 3 पंचे 15x प्लस के 6। अब 6 4 उधर जाएंगे तो कितने 10, 15 इधर आएंगे, 16 से घटेंगे तो x बराबर 10, x बराबर 10 आ गया। मतलब क्या हुआ, यह संख्या 40 और ये 50, एक 40 है और एक 50 है। फिर कह रहे हैं कि यदि संख्याओं में 8 और 4 जोड़ दें, आप इसमें 8 जोड़ दीजिए, इसमें 4 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 48 और ये 54, 48 54, 6 अट्ठे 48, 6 नेम 54, 8:9 आंसर। अगला, फिर 702 रुपया की राशि ABC राम रमेश नरेश 3 व्यक्ति हैं, 1/3, 1/4, 1/6 में विभाजित की जाती है, लेकिन गलती से 3:4:6 में विभाजित कर दी गई। तो किसको कितना, मतलब सबसे अधिक किसको फायदा होगा। अब जैसे ये 3 व्यक्ति हैं, रमेश, एक राम, एक रमेश, ठीक, और एक नरेश, एक नरेश है। ठीक, एक राम रमेश नरेश। पहले रुपया जो बढ़ना था 1/3:1/4:1/6 में बढ़ना। आप इस अनुपात को सीधा कर लीजिए, 3 4 6 को सीधा करेंगे, एलसीएम इनका 12, 3 चौको 12, 4 त्याएं 12, 6 दूनी 12, ठीक, 4:3:2 में बट गया रुपया, 4:3:2 में। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, इसे 4 3 7 2 9, 9 बराबर है टोटल 702, 9 बराबर 702। तो आप बांटेंगे तो 9 7 63, 9 अट्ठे 72, 9 7 63, 9 7 63, 9 अट्ठे 72। ठीक, अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 78, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 4 बराबर निकालें तो 4 8 32, 4 7 28, 3 31, 312। ऐसे 3 यूनिट की वैल्यू, 3 यूनिट की वैल्यू निकालें 3 24, 3 7 21 और 2 23। अब 2 यूनिट की वैल्यू तो 2 बराबर हो जाएगी 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, 2 7 14 और 1 15, 156। पहले बांटे 1/3, 1/4, 1/6 में, तो 312, 234 और 156। ठीक, अब गलती से किस अनुपात में बांटने, 3 4 6 में, तो 3 4 7 6 13, 13 बराबर कितने हैं, 13 बराबर है 702। तो आप काटेंगे 13 25 65, 5 बचे, 13 चौको 52। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 54, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 54। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये राम का हिस्सा, रमेश का, नरेश का। तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 पंचे 15, 1 16। इसको पहले 312 मिल रहे, अब 162, पहले 312 अब 162। अब दूसरे वाले को मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 54 है और 4 की चाहिए, तो 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 1 21। पहले 234 मिले, अब 216, घाटा है। तीसरे वाले की वैल्यू है 6, तो 6 चौक 24 और 6 पंचे 30 और 2 32, 30 और 2 32। किसको फायदा है, नरेश को। पहले 156 मिले और कितने मिले 324। तो फायदा कितने हुआ, 14 से 6 घटे 8, 14 से 6 घटे 8, 11 से 5 घटे 6, 168 रुपया का फायदा है नरेश को, 168 रुपया का फायदा नरेश को है। दोनों तरीका से आप बांट लीजिए। अगला है, सुधीर और आशीष की वर्तमान उम्र का अनुपात 5:7 है। 12 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 1:2 था। 12 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 1:2 था। ठीक, वर्तमान अनुपात कितना 5:7, वर्तमान अनुपात 5:7 है। आप इसकी 5x इसकी 7x। ठीक, 12 वर्ष पहले, तो 12 वर्ष पहले 5x पहले के लिए माइनस करेंगे 12 और 7x माइनस 12, अनुपात कितना था 1/2। इनका आप यहाँ पे वैल्यू निकाल लीजिए, 2 पंचे 10 माइनस 24 बराबर 7x माइनस के 12, 7x माइनस के 12। ठीक, तो
24 इधर गए, ये माइनस के 24 उधर जाएंगे प्लस के, और माइनस के घटेंगे 12, तो 24 से 12 घटे 12, 24 से 12 घटी 12, 7 इधर, तो इधर कितने बची 3x, 3x बराबर 12, x बराबर कितना आएगी, x बराबर आपको आएगी 4। सबसे सरल तरीका है, इधर उधर बराबर बराबर करने कोई हिसाब किताब नहीं। अब ये इतना तो करना ही पड़ेगा भैया, अगर हम बता रहे हैं कि इतनी भी बात नहीं समझ में आ रही तो फिर समझ जाइए जनगणना के लिए ही पैदा है। तो एक x बराबर कितना आ गया 4, तो इसकी वर्तमान उम्र 4 पंचे 20, इसकी 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 वर्तमान। अब से 5 वर्ष पहले सुधीर की उम्र बताओ, सुधीर पहले वाले की, तो 15 साल है, x बराबर 4, एक 5:7 था, वर्तमान अनुपात 5:7 है। 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष पहले गए, घटा दी, 1:2 था, 2 पंचे 10, 12 दूनी 24, 7x माइनस 12, अब 7 इधर लाए, 3x, 24 उधर गए, माइनस प्लस के, तो 12 बचे, प्लस के, x बराबर 4, x बराबर 4 है, x बराबर 4, तो इसकी 20, वर्तमान 20 है, वर्तमान, हाँ सही तो है। 5 वर्ष बाद पूछ रहे भैया, 5 वर्ष बाद पूछी, 20 है, 5 वर्ष बाद 25 हो जाए, हम सोचे 5 वर्ष पहले, 15 तो दिखे ना आप। चलिए अगला, अगला है ए और बी की आय का अनुपात 8 वर्ष पहले 2:3 था, 8 वर्ष पहले 2:3 था। एक मिनट 8 वर्ष पहले अनुपात 2:3 था, 4 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात 5:7 था। ये 8 वर्ष पहले, ये 4 वर्ष पहले। अब उससे 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात बताओ। ठीक, तो पहले 8 वर्ष पहले एक बात बताएं आपको, जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी वर्तमान उम्र 30 साल है, 30 साल है, आपसे कहा जाए 8 वर्ष पहले कितनी थी, तो 8 वर्ष पहले 22, 8 वर्ष पहले 22, 4 साल पहले कितनी, तो 26। ठीक, ये चीज ध्यान रखें, 8 वर्ष पहले की है, ये 4 वर्ष पहले की, और ये वर्तमान की है। तो ऐसे ही कुछ इसमें है सवाल में, कैसे ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनकी 8 वर्ष पहले का अनुपात है, एक का 2x, एक का 3x। 8 वर्ष पहले का अनुपात 2:3 था, 2:3 था। ठीक, तो 8 वर्ष पहले, हम 8 वर्ष पहले ही जाके इनकी उम्र मान ली 2x और 3x। अब वर्तमान में आने के लिए पहले 4 वर्ष पहले जाएं, तो अगर इसमें हम 4 जोड़ दें तो 2x प्लस 4, और इधर 3x प्लस 4। एक चीज बस ध्यान ये देनी है कि वर्तमान उम्र नहीं है, ये जो उम्र है 4 वर्ष पहले की, ये 8 वर्ष पहले की, 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले का अनुपात कितना, 5:7। आप 5 और 7 का अनुपात कर लीजिए, 7 दूनी 14x प्लस 7 चौक 28, 5 त्याएँ 15x प्लस 5 चौक 20, 20 इधर आए, 8 बचे, 14 इधर गए, तो x। ठीक, ये x बराबर कितना, 8। अब यहाँ से देख लीजिए, इसकी 8 वर्ष पहले कितनी थी, 8 दूनी 16, इसकी कितनी थी 24, 8 वर्ष पहले 24 की। ठीक, अगर वर्तमान में आए तो 16 और 8 24, और 24 और 8 32, ये दोनों की वर्तमान उम्र है, ये दोनों की वर्तमान उम्र है। 8 वर्ष बाद अब 24, 8 32, तो इसकी 40 अनुपात 8 चौक 32, 8 पंचे 40, बस अनुपात पूछा, इसकी 32 8 वर्ष बाद होगी, इसकी 40 होगी। आराम से आप लगा दीजिए, कितना 4:5 है। तो ठीक, आगे अगला है, पी ने 1 वर्ष के लिए 4000 का निवेश किया, कुछ महीना बाद क्यों कुछ महीना बाद 6000 के निवेश के साथ शामिल हो गया। 1 वर्ष के अंत में पी क्यू के लाभ का अनुपात 4:3 है, पी क्यू के लाभ का अनुपात 4:3 है, तो क्यू ने कितने महीना बाद शामिल हुआ, यहाँ पे आपको निकालना कि क्यू कितने महीना तक व्यापार में रहा, और 12 से घटा दीजिए, उतने महीना बाद शामिल हुआ, बस सीधी सी बात। ये पी ने 4000, आप समझिए एक पी है और एक क्यू है,
पी ने 4,000 का निवेश करा शुरुआत से ही 12 महीने तक, ठीक। अब कुछ महीने बाद क्यू शामिल हो गया, कितने रुपया लगाकर 6,000 लगाकर शामिल हो गया। सबसे पहले इसका निकालना कि कितने महीने तक व्यापार में रहा। तो इनका जो पूंजी गुणा समय ये लाभ के बराबर होगा। 6,000 4,000 कट गए, ठीक। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 8 बटे ये एक पी का लाभ, ये क्यू का लाभ। अब इनके लाभ का अनुपात कितना, 4/3, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। मतलब ये हुआ कि जो क्यू है, क्यू 6 महीना तक व्यापार में रहा। एक्स की वैल्यू कितनी आई, 6। मतलब यही हुआ कि क्यू 6 महीना तक व्यापार में रहा, क्यू 6 महीना तक व्यापार में रहा। तो 6 महीना बाद ही तो आया होगा। अगला सवाल इसका बहुत अच्छा है, देखिए। ए ने व्यवसाय में 60,000 का निवेश किया। 3 महीना बाद 80,000 का निवेश करके दूसरे वर्ष के आरंभ में, मतलब 80,000 का निवेश किया किसने, ए ने व्यवसाय में 60,000 का निवेश किया। 3 महीना बाद बी ने 80,000 का निवेश किया। दूसरे वर्ष के अंत में ए ने 30,000 और निवेश किए, बी ने 5,000 निकाल लिए। वर्ष के अंत में ए द्वारा अर्जित लाभ 35,880 है। अर्जित लाभ 35,880 है। वे कुल लाभ का आधा समान रूप से बांटते हैं, आधा पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। आधा समान रूप से बांटते हैं, आधा पूंजी के अनुपात में बांटते हैं, ठीक। तो बी द्वारा अर्जित लाभ बताओ, बी द्वारा अर्जित लाभ बताओ। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ए ने शुरुआत में कितने लगाए। अब मतलब 2 साल व्यापार चला, दूसरे वर्ष के अंत में ए ने 30,000 और लगाए। तो ए ने प्रारंभ में कितने लगाए थे, 60,000। एक ए ने और बी ने, इसने पहले 60,000 लगाए, 60,000। चले 1000 खत्म कर दीजिए, 60,000 लगाए। अब ये पहले साल मतलब 12 महीना तक इसके 60,000 लगाए। और 3 महीना बाद हुआ आया तो इसके पहले 80,000 कितने महीना तक रहे व्यापार में, 9 महीना तक। अगले साल दूसरे वर्ष के प्रारंभ में ए ने 30,000 और निवेश किए। 60,000 पहले लगाए, 30,000 और निवेश किए, कितने हो गए, 90,000। ये भी 12 महीना तक 90,000 रहे। अच्छा, और जो उसने बी ने 5,000 निकाल लिए, तो बी के कितने बचे, 75,000। 75,000 बचे 12 महीना तक। यही इनका लाभ का अनुपात होगा। पहले समझ लीजिए, फिर ये जो ये कह रहे कि लाभ का आधा बराबर बांटते, शेष पूंजी के अनुपात में बांटते। और बी का ए का लाभ इतना है, ठीक। तो इनका पहले लाभ निकालने तो हो जाएगा 12 छंग 72, 720। 12 नेमा 108, 1080 जोड़ लीजिए। 0 और 8 और 2 और 7 1 8, इधर 9 72, 720। 720, एक मिनट ये गलत है। 12 नेमा 108, 12 नेमा 108, 12 नेमा 108। ये 12 छंग 72, 0, 12 छंग 72, एक 0 तो है, ठीक। उसके बाद 12 नेमा 108 और एक 0, तो 1080 प्लस 720, ये होगा 0, 8 2 10 और 7 1 8, 7 1 8 और 1 1800। इसका टोटल हुआ 1800। ऐसे इसका 9 72 720 और ये 75,000 थे, तो 12 पंचे 60, 12 पंचे, हाँ सही है, 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84, 6 90, जोड़ लीजिए। 9 7 1620, 1620। इनका लाभ का मेन अनुपात होगा 1620। आप काट लेंगे। 18 नेमा 162, 18 से 10 काटे, 10 9 19। अब समझिए बात को। अब बात यहाँ से शुरू होगी कि जो इनका लाभ में अनुपात है 10:9 है। पूरा लाभ कितना होगा, पूरा लाभ होगा 19। अब 10 9 19 और 19 का आधा, 19 का आधा 9.5, 9.5। आधा कितना बचा, आधा भी बचा 9.5, आधा भी 9.5 बचा। अब इस आधे को बराबर बांट लिया इन्होंने। 9.5 को आधा आधा मतलब आधी जगह बांटेंगे तो 9.5/2 करेंगे, तो 2 चाकू 8, 2 चाकू 8, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 4.75, 4.75। इसका भी 4.75। और बाकी जो 9.5 बचा वो अपने इस पूंजी के अनुपात में बांटा। मतलब कितने, 10 9 19 बराबर 9.5, 1 बराबर 0.5,
1 बराबर 0.5, 10 बराबर 5, 10 बराबर 5 और 9 बराबर 4.5, 9 बराबर 4.5। अब ए का टोटल लाभ कितना हुआ, 5 इधर और 4.75 इधर, तो 5 4 9, 9.75 ए का लाभ है। और इतने बराबर कितनी वैल्यू है, 35,880, मतलब 9.75 बराबर 9.75 बराबर 35,880 है। तो 1 यूनिट बराबर कितनी होगी, 9.75 इधर जाएगा। आपको चाहिए बी का लाभ, बी का लाभ 4.5 इधर और 4.75 इधर, ठीक। बी का लाभ 4.5 इधर और 4.5 उधर, तो आप इसमें जोड़ लेंगे 4.5, तो ये होगा 5 7 5 12, 4 4 8 1 9, 9.25 की वैल्यू चाहिए, 9.25 की वैल्यू। दशमलव से दशमलव हटा दीजिए, ठीक। 25 त्या 75, 22, 25 नेमा 225, 25 त्या 75, 17, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175, 3 से काट लीजिए, 3 से काटे 13, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 नेम 27, 3 18, 1 0, ठीक। 13 नेमा 117, 2 बचे, 13 दूनी 26, 920 और गुणा 37, 920 गुणा 37, तो हो जाएगा 920 गुणा 37, हाँ सही तो है, 37 0, 37 दूना 74, 7 और 9 37 0, 37 दूना 74 हासिल के 7 और 37 नेमा 9 सत्ते 63 और 9 त्या 27 और 6 33, 333 और 7 37, 9 सत्ते 63, 9 त्या 27, 6 33, एक मिनट ऐसे कर लेंगे, 920 गुणा में 37, तो 37 7 0, 7 दूनी 14, 7 नेम 63, 1 64, फिर 3 0, 3 दूनी 6, 3 नेम 27, 3 नेम 27, सही है। 0 4 6 4 10, 7 6 13 1 14, 3 1 4, 34 0 40। बढ़िया सवाल है एकदम, कुछ नहीं करना, जो लाभ का अनुपात आया टोटल जोड़ के पहले आधे, जैसे 10 9 19, 19 का आधा 9.5, 9.5 को बराबर बराबर और फिर 9.5 को इनके अनुपात में, फिर ए का टोटल लाभ निकाल लीजिए और बी का टोटल लाभ निकाल लीजिए, बस मार दीजिए, ऐसे ही करना। ये तो पता ही होगा जो जितने महीना के लिए जितनी पूंजी लगाता। अगला, ए ने 1100 रुपया में 300 आम खरीदे, 1100 रुपया में 300 आम खरीदे, कुछ आम सड़ गए और फेंक दिए, शेष आमों को 5 रुपया प्रत्येक की दर से बेचता है और 150 रुपया का टोटल लाभ हुआ, कुल लाभ हुआ। तो 1150 के खरीदे, 150 लाभ, तो 1250 के टोटल आम बेचे और कितने की दर से बेचे, 5 की दर से। 5 की दर से बेचे तो पता चलेगा कि कितने आम बेचे, 5 दूनी 10, 55 25, 250 आम बेचे। मतलब क्या हुआ कि 300 थे, 300 में 250 बेचे, मतलब 50 फेंक दिए, 50 फेंक दिए। पूछ रहे कि फेंके गए आमों का प्रतिशत बताओ, फेंके गए आमों का प्रतिशत। अब 50 फेंके, कहाँ से फेंके, 300 में से तो ही फेंके, टोटल कितने थे 300 गुणा में 100, 0 5 छक्का 30, 100 बटे 6, 50 बटे 3%, 50 बटे 3%, सही है, 55 25, हाँ सही है। अगला, ए की आय बी की आय से 75% अधिक है और सी की आय ए बी की संयुक्त आय से 20% कम है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए ए बी से 75% अधिक है, ए बी से 75% अधिक है। अगर बी की 100 है तो इसकी 175 और सी की इन दोनों से 20% कम है। 175 और 100 275, 275 से 20% कम मतलब 80% है सी की आय। तो 25 एकन 25, 25 एकन 25, 25 चौको 100, 50 काटे 20, 11 दूनी 22, 220। अब सी की आय कितनी आई, 220 रुपया, ठीक। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। सी की आय ए की आय से 175 से 220 कितनी अधिक है, तो 25 20 45 अधिक है। कहाँ से अधिक है, 175 से, गुणा में 100, गुणा में 100, ठीक। 25 सत्ते 175, 25 चौको 100, 45 दूना 90, 90 दूना 180 बटे
7 काट लीजिए। 180/7 का मतलब 7 दूनी 14, 4 बचे 40, 7 पना 35, 5 बचे, 7 सत्ते 49, 7 एकन 7, 25.7%। अगला, क्या जानकी ने 180 रुपया प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन मकई खरीदी। 10 दर्जन मकई खरीदी। 10 दर्जन मतलब 1 दर्जन बराबर 12 यूनिट होते हैं। ठीक, 1 दर्जन बराबर 12 यूनिट। 180 रुपया प्रति दर्जन और 10 दर्जन खरीदे तो 1800 की मकई खरीदी। 1800 की 10 दर्जन मकई। अगर मकई देखी जाए तो 120 मकई हैं। मकई का मतलब कोई चीज़ है, मकई मका, ठीक, खरीदी। उसने प्रत्येक मकई को 22 रुपया की दर से बेचा। 22 रुपया की दर से मतलब 10 दर्जन का मतलब 10 गुणा 12, 120 हैं, और 120 को 22 की दर से बेचा तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 2 26, 140 के बेचे। तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। 1800 की खरीदे और 2640 की बेचे, 840, 18 8 26, 840 का लाभ है। कहाँ से? 1800 से। गुणा में 100, दोनों जीरो कट, 84, तिछाक 18, 3 दूनी 6, 3 8 24, 2 6, 140/3%। 140/3% मतलब 3 चौको 12, 2 बचे, तिछाक 18, 2 तिछाक 18, 46.66%। 46.66%। अगला, लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है। बहुत सही। लागत विक्रय मूल्य अगर 100 है तो लागत मूल्य 72 है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। लागत 72 और विक्रय 100, 28 का लाभ है। कहाँ से? क्रय मूल्य से 72, लागत मूल्य से गुणा में 100। 4 सत्ते 28, 4 से काटे 18, 2 से काटे 9, 2 से काटे 50, 5 सत्ते 35, 350/9, लगभग 40%। ठीक, तो 9 ત્યાં 27, 8 80, 9 8 72, 38.89 वाला। अगला, कोई ग्राहक 1000 रुपया के अंकित मूल्य वाली वस्तु को खरीदना चाहता। दुकानदार 2 प्रकार की छूट देता। एक 25% की एकल छूट। एकल छूट मतलब 25% की एक छूट, और 14%, 12% की 2 क्रमिक छूट। जैसे कोई चीज़ 10,000 की है, 10,000 की है, 25% की छूट काट के 75% बचेगा। ग्राहक को कितने देने होंगे भैया? 7500 ही देने होंगे। कितने? 7500। अब वही 10,000 की चीज़ अगर दूसरे ऑफर से खरीदे, 14% छूट काट के 86/100, 86/100, और 12% की छूट 88/100। 100 ये बिंदीकट, 100 ये बिंदीकट, 86 88 गुणा कर लीजिए। 8 6 48, 8 6 48, 8 64 और 4 68, फिर 8 और 8 और 6 गुणा 8, 8 8 16, 8 6 14 1 15, 6 1 7 7568। अब एक चीज़ बताओ, एक ऑफर में 7500 देने पड़ रहे हैं, एक ऑफर में 7568 देने पड़ रहे हैं, तो हम कौन सी खरीदेंगे? 7500 वाली। तो कितना फ़ायदा होगा कि पूछ रहे कि ग्राहक के लिए कौन सी छूट बेहतर है? ग्राहक के लिए कौन सी छूट बेहतर है? ग्राहक के लिए अगर 25% वाली खरीदे तो 75% देना पड़ेगा, और इतने 14% 12% की छूट पर तो 7568 देने पड़ेंगे। तो 7500 ही चाहिए ग्राहक को। ग्राहक का मतलब कम से कम देना पड़े, ठीक, तो 7500 देने पड़ेंगे। तो ग्राहक को मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ऑफर ग्राहक के लिए कौन सी बढ़िया है? पहली वाली बढ़िया है, वो वाली, ठीक। और कितनी बढ़िया है? 68 बढ़िया है। 68 तो बढ़िया है, सही है, ग्राहक के लिए है, सही है। अगला, एक वस्तु को 22% की छूट पर और 14.5% की छूट पर बेचने से विक्रय मूल्य में 250 का अंतर है। 22% की छूट मतलब 22%, कोई चीज़ 100 की है, 22% छूट का मतलब 78, और 14.5% की छूट का मतलब 85। इन दोनों का अंतर, आप इनका अंतर निकाल लीजिए। 22.5 और 14.5% का अंतर कितना आएगा? तो 0.5, 11 से 4 घटे 7, 7.5% बराबर 285 है। यहाँ से दशमलव बढ़ाए, इधर जीरो बढ़ा लिए, ठीक। 75 बराबर 2850/75, 100 बराबर चाहिए। 100 बराबर 25 चौकू 100, 25 ત્યાં 75, 8 5 13 2 15, 3 9 27 3 5 15,
ठीक 950, 4 0 4 पंचे 20, 4 नेम 4 पंचे 20, 4 नेम 36, 2 3800, 3800। ठीक, अगला सवाल है किसी साधारण ब्याज की दर से 640 रुपया 2 वर्ष में 832 हो गए। आपने 640 लगाए, 832 मिले, ब्याज कितना मिला? 640 यहाँ से माइनस कर दीजिए, 2 13 से 4 घटे 9, 192 रुपया ब्याज। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है SI बराबर PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100। अब SI कितना है? 192। मूलधन तो 640 है, 640 लगाए थे, और 2 वर्ष में, और दर चाहिए बटे 100 का मतलब हो गया एक बिंदी इधर। ठीक, और 8 दूनी 16, हाँ 8 64, 8 दूनी 16, 3 बच्चे 8 चौकू 32, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 2 तियाँ 6, 2 से काटे 10, 5 तियाँ 15%। दर कितनी आई? 15%। अब करें उसी दर से 860 रुपया 4 वर्ष में कितने हो जाएंगे? तो 860 रुपया पर 4 वर्ष में 15% की दर से ब्याज निकाल लीजिए। ब्याज हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 चरंग 36, 6 48, 3 51, 516 रुपया ब्याज। अब 860 लगाए थे, 860 लगाए 516, तो 8 5 1376 रुपया, 1376 रुपया। बहुत सरल सवाल है। साधारण ब्याज का आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अगला सवाल है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष में 95 रुपया 105 हो जाते हैं। 3 वर्ष में 95 रुपया 105, 95 लगाए 105 हो गए, ब्याज 10 रुपया, कितने पर? 95 पर। दर चाहिए टाइम 3 वर्ष बटे 100, 10 रुपया ब्याज है। अगर कटे तो काट ले, ना कटे तो कोई बात नहीं, 5 से काटे 19, 5 दूनी 10, कुछ नहीं कटेगा, 200 बटे 57, 19 या 57, दर कितनी आई? 200 बटे 57%। अब करें इसी दर से, ठीक 5 वर्षों में समान ब्याज की दर से 171 रुपया की राशि कितनी हो जाएगी? तो 171 रुपया मूलधन, दर है 200 बटे 57%, और टाइम है 5 वर्ष, और बटे 100, तो 19 त्या 57, 19 नेमा 171, ठीक 3 तरक का 9, 200 100, 5 दूनी 10, और 10 त्या 30 रुपया ब्याज। और लगाए कितने थे? 171, 171 30, 81 91 1, 201 पूरे हो गए। चलिए, बढ़िया सवाल थे ये, सब प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे हुए सवाल हैं, इसलिए आपको करने पड़ेंगे। अगर बढ़िया मैथ चाहिए तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप पढ़ते रहिए अच्छे से, और थोड़ा सहयोग बनाए रखें भैया। चैनल पर सहयोग जरूर बनाएं, चैनल आपके ही ऊपर है। आप चाहेंगे तो छोटा रहेगा, आप चाहेंगे तो बड़ा हो जाएगा, नहीं चाहेंगे और फिर आपकी मर्जी, जैसा भी आपके लोगे। अगर कंटेंट बढ़िया लगे, अगर सवाल बढ़िया लगे, मैथड जरूर नहीं बढ़िया है। इसी मेथड को पढ़ के बहुत सारे लड़के जॉब कर रहे हैं। आपको बढ़िया नहीं लगा तो इसमें आपकी गलती है। जो लड़के लग गए उनसे आप एक बार पूछ लीजिए कि मेथड कैसा है। ऐसा मेथड है, आपको एग्जाम में बिल्कुल याद आएगा, बिल्कुल। आप बेसिक से मेथड बता दें। चलिए, जय हिंद।